रहे हैं उसके अनुसार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। See that Congress party will form the government and we will get 60 plus. मैं दावे से कह सकता हूं कि वहां कांग्रेस 65 के आसपास सीटें मिलेंगी और हम अपनी सरकार बनाएंगे वहां। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। जय श्री राम, जय श्री राम। 10 साल बाद आज उम्मीद लगाए हुए थे कि हमारी सरकार होगी, हमारी पूछ होगी और ऐसी ही सरकार से निजात मिलेगा। आज उनकी सारी उम्मीदों पर जो पानी फिरा है उसके लिए बहुत दुख होता है। ये जीत ये हरियाणा के किसान की है, ये जीत हरियाणा के गरीब की है, ये जीत हरियाणा की महिलाओं की है और ये जीत हरियाणा के युवाओं की है। तो नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं। मैं निधि और अखिलेश मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और आज वो अहम दिन है जब विधानसभा के चुनाव जो हैं हरियाणा के और जम्मू कश्मीर के, उनके नतीजे सामने आए। तो अब तक लगभग एक तरह से कह सकते हैं तस्वीर साफ हो चुकी है। जनता ने एक बार फिर से एग्जिट पोल्स को गलत साबित किया है और पार्टी के दफ्तरों में कुछ ही देर में माहौल बदल गए। सुबह से जहां उत्सव का माहौल था, मिठाइयां बंट रही थी, वहां मायूसी छा गई और सन्नाटा पसर गया। जहां शांति का माहौल था वहां जश्न मनने लगा और चेहरों पर मुस्कुराहटें खिल गई। अगले 1 घंटे में हम चर्चा करेंगे ये नतीजे जिनकी आज से पहले शायद बहुत लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे कि वो आए, तो आए कैसे, और एग्जिट पोल हों या उससे पहले आने वाली खबरें, उनमें ये नतीजे अगर नहीं झलके तो क्यों। हमारे साथ चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़ रहे हैं। संजय कुमार जी हैं जो कि लोक नीति CSDS के सह निदेशक है, साथ ही अक्षत गोयल भी हैं जो कि सह संस्थापक हैं ध्रुव रिसर्च के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है NDTV के स्टूडियो में। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह निधि कि आज जो चुनाव परिणाम आए हैं, जनता ने एक बार फिर डिसाइसिव मैंडेट दिया है, निर्णायक जनादेश दिया, यानी कहीं भी कोई जोड़ तोड़ की गुंजाइश नहीं रखी, खरीद फरोख्त की कोई गुंजाइश नहीं रखी है। और सीधे तौर पर जहां जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन को बहुमत मिला है, तो वहीं हरियाणा में BJP को एक बार फिर स्पष्ट बहुमत मिला है। हरियाणा में ये ऐतिहासिक जनादेश कहा जा रहा है क्योंकि पहली बार हरियाणा में किसी पार्टी ने हैट्रिक लगाई है, लगातार तीसरी बार सरकार बनाई है। बिल्कुल, ये अपने आप में अहम है। और सुन लेते हैं कि जीत के बाद हरियाणा के जो नेता हैं उन्होंने क्या कहा है। ये जीत ये हरियाणा के किसान की है, ये जीत हरियाणा के गरीब की है, ये जीत हरियाणा की महिलाओं की है और ये जीत हरियाणा के युवाओं की है, जिन्होंने इतना विश्वास व्यक्त किया है मोदी जी की नीतियों में और मोदी जी ने जिस प्रकार से हरियाणा को संभाला है और उनके विकास कार्यों के ऊपर ये डबल इंजन की सरकार के ऊपर तीसरी बार मोहर लगाई है। ये ऐतिहासिक है। लगातार एक झूठ बोलने का, भ्रम फैलाने का काम कर रहे थे। जनता ने कांग्रेस की बात को नकारा, भारतीय जनता पार्टी की बात को उन्होंने सराहा, स्वीकार किया और मैं समझता हूं कि एक जनता ने एक ऐसा संदेश दिया है कि मोदी जी के जो सरकार की नीतियां हैं, मोदी जी की जो उपलब्धियां हैं, जो हमारा काम करने का तरीका है, कार्यपद्धति का, वो जनता के ऊपर असर कर रहा था और जनता ने उसका प्रत्युत्तर में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाई है। और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बना है कि हरियाणा में आज तक किसी भी पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार नहीं बनी थी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। तो ये हमने BJP खेमे से नेताओं को सुना और अब कांग्रेस खेमे में सुन लेते हैं। हमारे साथ कुमारी शैलजा, उन्होंने क्या कहा, जयराम रमेश ने क्या कहा या पवन खेड़ा ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। निराशाजनक है नतीजे। हम सुबह तक हमें पूरी उम्मीद थी, हमारे सभी वर्कर बहुत निराश हैं क्योंकि इन्होंने जो 10 साल सहा है कांग्रेस पार्टी के लिए, इन्होंने खून पसीना बहाया है। आज जब ऐसा नतीजा आता है तो निराश हो जाते हैं सब, निराशाजनक बात है ये। लेकिन अब हमको इन सब बातों को देखते हुए
नए सिरे से आगे सोचना होगा, क्योंकि जो ये अभी चल रहा है बिजनेस एज यूजुअल ऐसा तो नहीं चलेगा। कहाँ हमारी कमियां रही हैं, क्या कमियां रही हैं, इसके बारे में देखना होगा। हरियाणा में चुनाव हुआ जिसके नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित हैं और यहाँ तक कि यह भी कहेंगे कि अस्वीकार्य हैं। जिस तरह की शिकायतें लगातार आ रही हैं, अभी हम जयराम रमेश जी और मैं जिस कमरे में बैठे थे वहाँ भी लगातार शिकायतें हमारे नारनौल के कैंडिडेट राव नरेंद्र सिंह हो गए या पानीपत के कैंडिडेट हो गए, 3 जिलों से हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, यहाँ से लगातार शिकायतें आ रही कि कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया, और जो मशीनें नहीं जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। हरियाणा के संदर्भ में हमने चुनाव आयोग से आज दोपहर से लगातार शिकायत कर रहे हैं, उनसे जवाब भी आया है, उस जवाब का जवाब भी मैं दे रहा हूं, और उसके बाद भी 3 या 4 जिलों से बड़े गंभीर शिकायत आए हैं। वो सब कल या परसों हम चुनाव आयोग के सामने पेश करेंगे। पर मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, हरियाणा के चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित हैं, आश्चर्यजनक हैं और इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। तो कांग्रेस कह रही है वो इन नतीजों को स्वीकार नहीं करती। हमारे साथ संजय जी तो हैं ही और अक्षत गोयल हैं, साथ ही सैयद जुनैद हाशमी वरिष्ठ पत्रकार हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य भी हैं और बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा भी हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं। तो सबसे पहले यही सवाल कि क्या संजय जी आपको लग रहा था कि जब एग्जिट पोल देखे थे तो लग रहा था कि शायद कांग्रेस का स्वीप होगा, 2/3 बहुमत मिलेगा, लेकिन नतीजे कुछ और हैं? नहीं, नतीजे तो बिल्कुल और हैं जो एग्ज़िट पोल के अनुमान थे, लेकिन अगर मैं जो पोल हम लोगों ने किया था मैं उसका अगर जिक्र करूं जो पब्लिक डोमेन में है, तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं है। सीटों के का आश्चर्य तो बहुत है। जैसे हमारा वोट शेयर का अनुमान था 37% बीजेपी के लिए, जो उनका 39% 40 तक गया है, और कांग्रेस के लिए 42% था जो घट के 40 पे आया या 39 पे है। तो ये 2-3% का वोट शेयर, लेकिन ये हुआ कि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में। तो वोट के हिसाब से मैं बहुत अचंभित नहीं हूँ, लेकिन हाँ, अनुमान ऐसा नहीं था, अनुमान किसी को नहीं था ऐसा। मैं कहूँगा कि मुझे भी नहीं था अनुमान ऐसा कि बीजेपी सीटों में बढ़त ले लेगी और कांग्रेस हार जाएगी, क्योंकि वोट प्रतिशत हमें 4-5% का फासला दिख रहा था। तो निश्चित रूप से एग्जिट पोल की कहीं ना कहीं विफलता है, बड़ी विफलता है। फिर 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद दोबारा मैं कहूँगा कि एक बड़ी असफलता दिखाई पड़ रही है। अक्षत, आपने भी किया था एग्जिट पोल, आपने भी कुछ एक परिणाम बताया था, परिणाम तो जाहिर सी बात है कि उसके मुताबिक नहीं आया होगा। क्या कहाँ कमी रह गई और जनता आप क्यों विश्वास करे एग्जिट पोल पर? तो कमी का तो क्या है कि हमने भी जो एक वोट शेयर निकाला था वो 38% 43% की रेंज में हमारा वोट शेयर आया था। बहुत लंबी तो रेंज बहुत लंबी होती है, बट स्टैटिस्टिक्स अगर हम लोग मैथ्स की दुनिया देखते हैं तो उसके अंदर एक मार्जिन ऑफ एरर होता है। बट जैसा कि सर बोल रहे हैं, संजय सर भी बोल रहे हैं कि वोट शेयर टू सीट शेयर का जो हमारा आकलन था वो बिल्कुल ही सही नहीं हुआ। आकलन में क्या हुआ है कि जो जाटों का एक वोटिंग बिहेवियर रहा है, तो जाट यहाँ पर 2-3 बेल्ट में मिलते हैं। एक आपको सेंट्रल बेल्ट में मिलेंगे, रोहतक बेल्ट में, एक आपको हिसार बेल्ट में मिलेंगे और एक आपको पलवल की बेल्ट में मिलेंगे। जब आप सर्वे करते हैं एक स्टेट लेवल पे, तो क्या होता है कि जाटों का पूरा एक स्टेट लेवल का आकलन आता है। जब उसको सीट शेयर पर आप डालते हैं तो आपको सारी की सारी सीटों में आपको लगता है वो सेम टू सेम टाइप से मतलब बिहेव करेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ है। पलवल वाली बेल्ट के अंदर जो जाट हैं वो बेसिकली ब्रिज के जाट बोलते हैं, मथुरा साइड के जाट बोलते हैं, वहाँ पर बीजेपी ने बहुत अच्छा किया है। हिसार बेल्ट के जो जाट हैं बीजेपी ने बहुत अच्छा किया है। बल्कि बीजेपी जो हार के आई है वो हार के आई है रोहतक में, थोड़ा बहुत सोनीपत में, जींद में, सिरसा में बीजेपी हार के आई है। तो कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा हाँ, कमी रही होगी वोट शेयर में, वो हम लोग देखेंगे। और एग्जिट पोल पे भरोसा क्यों नहीं करना चाहिए? देखिए क्या है, मतलब करना चाहिए,
इमर्जिंग इंडस्ट्री है इंडिया की। यूएसए में लोग उसको मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, पॉलिटिशियन सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे फैसले लिए जाते हैं। अगर इंडिया में ऐसा होगा, हम लोग उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो जो काफ़ी यंग लोग पॉलिटिक्स में आ रहे हैं वो लोगों की दिलचस्पी चुनावों में इतनी होती है अखिलेश, तो ये एक तरह से ऐसा मसला होता है चुनावों से पहले कि लोग जानना चाहते हैं ज़मीन पे आकलन क्या है, लेकिन इस तरह की परिस्थितियां बन जाती हैं। रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। अनुमा जी, निराशाजनक स्थिति तो है ही कांग्रेस के लिए, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा सुबह से मान नहीं रहे थे, लेकिन अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने एक तरह से मान लिया है कि ठीक है, नतीजे ऐसे हैं। लेकिन कांग्रेस कह रही है निराश हैं, वो नतीजों को कबूल नहीं करती हैं। आप क्या कहेंगी हरियाणा को लेकर? क्योंकि सारी बात चल रही है कि इतने वोट से हारे, इतने वोट से जीते, ये सारी बातें चल रही है। अभी किसी ने इसको टैली नहीं किया है कि वोटर कितने थे, कितने वोट पड़े, और जो हार और जीत के सारे वोट मिला दें, क्या वो वोटर की संख्या के बराबर होते हैं? क्योंकि ये रिसर्च का विषय है। आपको ये बात इसलिए कह रही हूं कि पराकाला प्रभाकर जी ने जो आंकड़े दिए थे लोकसभा चुनाव के बाद, उसमें 79 सीटें ऐसी थीं जिनमें वोट अगर सारे मिला दें तो वो वहां के वोटर्स की संख्या से ज्यादा थे। और ये मिसमैच जो था, ये बाद में रिसर्च होती है इस पर। दिक्कत यह है कि आज सामने जो दिख रहा है वो स्वीकार करना होगा, लेकिन उसमें भी जैसे कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने सुना, और यही चीज मध्य प्रदेश में हुई थी। देखिए, एक बार होता है तो हम इसे संयोग मान सकते हैं, 2 बार होता है तो दाल में काला नजर आने लगता है। ऐसा ही हुआ था। जिन मशीनों में 99% बैटरी थी, मध्य प्रदेश की भी बात करूंगी मैं, वहां पर भी जिनमें 99% बैटरी थी, उसके जब वोट निकले तो उसमें बीजेपी जीती थी, और कांग्रेस के वोट जो थे उसमें जिनमें 60-70% थे उसमें कांग्रेस जीती थी। ये एक तथ्य है, इसके बारे में। लेकिन अनुमा जी वही मशीनें जम्मू कश्मीर में भी थी, वही ईवीएम जम्मू कश्मीर में भी थी, तो वहां तो नतीजे आपके परिणाम आपके फेवर में आए। सुनिए मेरी बात, मैं पूरी बात कर लूं। 199 सीटों पर मध्य प्रदेश में हम पोस्टल बैलेट में जीते थे, और यहां पर भी ऐसा ही हुआ था। तो आपको क्या लगता है कि मतलब पोस्टल बैलेट वाले लोग अलग होते हैं? वो उस पूरे एक सैंपल साइज को डिनोट नहीं करते, वो उसी चावल का एक दाना ही तो होते हैं। आप भी जानती हैं कि पोस्टल बैलेट जो, संजय जी कुछ कहना चाहते हैं। संजय जी, पोस्टल बैलेट तो सरकारी कर्मचारी जिनकी ड्यूटी लगी होती है वो लोग, जैसे क्रॉस सेक्शन ऑफ वोटर्स और पोस्टल बैलेट एक जैसे तो नहीं होते। हम सबको पता है पोस्टल बैलेट, आजकल पोस्टल बैलेट वो भी देते हैं जो 80 साल के ऊपर के हैं, और जो तमाम सरकारी कर्मचारी होते हैं जो वोट देने की स्थिति में नहीं होते हैं वोट के दिन, पोस्टल बैलेट वो उनको पोस्टल बैलेट से वोट देते हैं। ये कहना कि पोस्टल बैलेट के वोटर और आम वोटर एक जैसे होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं एक जैसे। और राधिका खेड़ा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनुमा जी, वो आपका जवाब देना चाहती हैं। राधिका जी, पूरे जो मैंडेट आया उसके ऊपर सवाल उठा रही है कांग्रेस, कह रही कि ये स्वीकार्य नहीं है, अस्वीकार्य है। जय श्री राम। देखिए, जो पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता, और ऐसी पार्टी जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जब उसके प्रवक्ता ये कहने लगे कि पोस्टल बैलेट पे और नॉर्मल वोट में फर्क नहीं होता। राधिका जी, माफी चाहती हूँ, आपको रोकना पड़ रहा है। हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह के पास चलते हैं, खास मेहमान उनके साथ हैं। जी हर्षा। जी निधि, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ सतीश पूनिया जी हैं, जिन्होंने एक ऑब्जर्वर प्रभारी का रूप निभाया है पूरे हरियाणा वाले चुनाव में। ही वाज द पार्टी इंचार्ज फॉर हरियाणा। सतीश जी, एक तो बहुत बहुत बधाई आपको। सब लोग कह रहे थे कि ये नौजवान किसान और पहलवान का जो चुनाव है, और सबने कहा था कि कांग्रेस जीत के आएगी। तो क्या आपको लगता है, क्या समीकरण रहे कि बीजेपी ने सारे पोल पंडित्स को गलत साबित किया? देखिए, हरियाणा की जो पृष्ठभूमि है वो एंटी कांग्रेस रही है अरसे से, चौधरी देवीलाल जी से लेकर बंसीलाल जी की नई पार्टी तक, फिर उसके बाद 10 साल से बीजेपी को अवसर देना। दूसरा, जो हरियाणा में अभी जो पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए, तो ये प्रचारित किया गया कि बीजेपी की बजाय कांग्रेस क्लीन स्वीप करेगी, 10 की 10 सीटें जीतेगी। हमने 5 सीटें जीती, लेकिन 5 सीटों का एनालिसिस ये था कि हमने 44 सेगमेंट पे लीड किया था असेंबली वाइज, यदि उसको एनालिसिस करेंगे, और 37 पर हम लोग रनर अप थे। ये एक इंडिकेशन था कि तमाम जो आपने जिक्र किया, तमाम आंदोलनों का जिक्र किया, उसके जो नैरेटिव्स चलाए गए, संविधान को, आरक्षण को लेके जो भ्रम फैलाया गया, उसके बावजूद भी बीजेपी यदि वहाँ पे 44 सेगमेंट पे लीड कर रही, इतनी प्रतिकूलता के बाद, तो ये इंडिकेशन था कि हम हरियाणा में परफॉर्म करेंगे।
उसके बाद जो आगे जो चीज़ें हुई हैं, हरियाणा का जो खुद का पार्टी का जो स्ट्रक्चर है कांग्रेस पार्टी का, बिखरा हुआ था, ये तक तय नहीं कर पाए कि उनका लीडर कौन होगा। आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा कंटेंडर्स थे चीफ मिनिस्टर के लिए, वो उनके खिलाफ गया? हाँ, डेफिनेटली वो डिवाइडेड हाउस तो था ही था, क्योंकि उसमें ये तय नहीं कर पाए थे हुड्डा होंगे, शैलजा होंगी, सुरजेवाला होंगे। सतीश जी, उसमें एक चीज़ और है कि जो पार्टी ने जिस तरह से जो जातिगत अलायंस स्टिच कर किया, बीजेपी ने जो एक तरह से उन्होंने जो समीकरण सेट किए, उसमें आपको भेजा, और हम देख रहे हैं कि जो जाट वोट है वो भी काफ़ी बीजेपी की तरफ आया। तो कहीं आपको लगता है ये वेल थॉट आउट स्ट्रैटेजी थी कि आपको पार्टी का इंचार्ज बनाना? देखिए, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मुझे जो जिम्मेवारी दी, मुझे संगठनात्मक तौर पर अच्छे तरीके से काम करना था, और मैं जुलाई से जब मेरा अपॉइंटमेंट हुआ तब से मैं वहाँ हूँ। लेकिन मैंने ये महसूस किया कि ये कांग्रेस का ही फैलाया हुआ भ्रम था कि कोई जाति विशेष बीजेपी के खिलाफ, ऐसा नहीं है। आप पोलिंग बूथ देखेंगे पार्लियामेंट के तो भी आपको पता लगेगा कि हर कम्युनिटी ने बीजेपी को कास्ट किया है, मुद्दों पर किया है, नीतियों पर किया है, और इसलिए हर जाति ने बीजेपी को वोट दिया। जो 36 कौम की बात कही जाती है वो सही साबित हुई कि बीजेपी को हर वर्ग ने, हर जाति ने बीजेपी को पसंद किया और वोट दिया। $1 मिलियन क्वेश्चन जो सब पूछ रहे हैं कि हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर। आई नो आपने कहा है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड वगैरह, लेकिन आपने लास्ट साल में जो नए सीएम बने हैं नायब सिंह जी, उनके साथ आपने काम किया, तो क्या आप कहेंगे कि ही इज वन ऑफ द फ्रंट रनर्स, या एटलीस्ट ही इज डेफिनेटली इन द रनिंग? इसका भी $1 मिलियन रिप्लाई होगा कि जो पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है वो हमारी, उसको एक प्रिविलेज होता है, दूसरा पार्टी का विधायक दल होता है, तो एक परंपरा गरिमा होती है, इसलिए मेरे लिए प्रीमेच्योर होगा कि मैं उस पर कुछ कमेंट करूं। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि पार्टी ने जब 30 जून को अमित शाह जी आए थे, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि हम नायब सैनी के चेहरे पर, नायब सैनी की लीडरशिप में चुनाव लड़ेंगे। नायब सैनी को लोगों ने पसंद भी किया है, निर्णय पार्टी को करना है। कांग्रेस ने कहा है कि हम ये नहीं मानते नतीजा। जयराम रमेश हैज डन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, एंड कहीं ना कहीं एक और, मैं आज अशोक गहलोत जी से भी मिली थी, वो भी ये कह रहे थे कि जो कंट्रोवर्शियल बात है कि कंट्रोवर्शियल गवर्नमेंट राम रहीम को पैरोल दिलवाना, वो एक वेल थॉट आउट इलेक्शन स्ट्रैटेजी था बीजेपी के। कांग्रेस के लिए पुरानी कहावत है, मीठा मीठा गप गप और खारा खारा थू थू। अभी वो पता नहीं कह रहे हैं ईवीएम की बैटरी डाउन होगी, मुझे लगता है कांग्रेस की लीडरशिप की बैटरी डाउन होगी, इसलिए वो ठीक तरीके से, मुझे लगता है कि बजाय कुतर्कों के, लॉजिकली कांग्रेस की पूरे देश में और हरियाणा में दुर्दशा क्यों, इस पर ज़्यादा विचार करेंगे। तो अशोक गहलोत जी को मेरी नसीहत है कि वो ठीक से, वो मेरा काउंटर पार्ट थे वहाँ कांग्रेस पार्टी का, तो मुझे लगता है कि उनको ईमानदारी से एनालिसिस करना चाहिए। जी सतीश जी, एक और सवाल है कि जो जी, हाँ, अखिलेश जी पूछना चाहते हैं। जी अखिलेश, प्लीज गो अहेड। नहीं, मेरा सवाल यही था कि जो कुमारी शैलजा वाला इशू रहा कांग्रेस के भीतर, उसको आप लोगों ने किस तरह से काट निकाली? क्योंकि हमने देखा खट्टर साहब ने ओपनली ऑफर दिया था कि वो चाहे तो बीजेपी में आ सकती है, और अभी भी नतीजे बता रहे हैं कि जो बड़ी संख्या में दलित वोट है वो बीजेपी की तरफ आया भी है। सतीश जी, अखिलेश जी पूछ रहे हैं कि जो शैलजा कुमारी का जो पूरा इशू था कि वो कैंपेन में नहीं उतरी थी, उसका आपने काट कैसे निकाला? और खट्टर साहब ने तो ओपनली ऑफर भी दिया था कि आप चाहे तो बीजेपी में आ जाइए, और जो नतीजे बता रहे हैं कि काफ़ी संख्या का जो उनकी जो जाति का वोट है वो बीजेपी की तरफ गया है, तो कहीं ये आपको सेंध मिल गया था? देखिए, हमने तो चुनाव अपनी खूबियों पे लड़ा था और खूबियों पे ही जीता है। चुनाव जीतने के फिर अलग फैक्टर होते हैं, शैलजा भी एक फैक्टर हो सकती हैं, इस वजह से हो सकती हैं कि उनको जिस तरीके से कांग्रेस में साइडलाइन किया गया, उनका अपना एक समर्थक वर्ग था, एक समर्थक शुभचिंतक एक मंडली उनकी थी, जो एक एस्पायरेशन रखती थी कि कहीं शैलजा भी मुख्यमंत्री की दावेदार हो सकती है, पर कांग्रेस ने उसके बारे में कभी कुछ क्लैरिटी रखी नहीं। अंत तक वो कंफ्यूज रहे, और उस कंफ्यूजन के कारण जो पोलराइजेशन हो सकता था उसका लाभ स्वाभाविक तौर पर मिलना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे सतीश पूनिया जी, एनडीटीवी से एक खास मुलाकात। शुक्रिया हर्षा आपका, और सतीश जी का भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ महत्वपूर्ण बातें आज के हरियाणा के चुनाव परिणाम से सामने निकल कर के आ रही हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि हरियाणा में जो मोदी मैजिक चला है वो आखिर किस तरह से चला, बीजेपी ने अपनी रणनीति किस तरह से बनाई थी जो ज़मीन पर कारगर होती हुई दिखाई दी। बताया गया कि गैर जाट वोटरों को लामबंद बीजेपी ने किया है। गैर जाट खट्टर को पहले और बाद में नायब सिंह सैनी जो कि ओबीसी हैं उन्हें सीएम बनाया। इसी के साथ एससी सीटों में भी बीजेपी को फायदा मिला है। 2019 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने 29%, जो कि 17 सीटें, उनमें से 29% सीटें जीती थी। 2024 में बीजेपी ने 47% एससी सीटों पर बढ़त हासिल कर ली है।
और साथ ही बता दें जाट भी बीजेपी के साथ आए हैं। 2019 में 30% जाट सीटें जीती, 2024 में 45% जाट सीटों पर बढ़त मिली है। और अगर हम शहरों के प्रदर्शन बात करें तो शहरों में प्रदर्शन बरकरार रखा बीजेपी ने, गांव में बहुत बेहतर किया है। हरियाणा में कैसे चला है ये, किस तरह से बीजेपी की जो रणनीति थी ज़मीन पर वो किस तरह से कारगर साबित हुई है, क्या क्या कदम उठाए, विपक्ष को कम ना आंकना। लोकसभा चुनाव के आसपास बदली अपनी रणनीति। किसान जवान के मुद्दे पर काम लगातार बीजेपी ने किया है। किसानों को 24 फसलों पर एमएसपी दी है। अग्निवीरों को पेंशन वाली नौकरी का वायदा किया है। बिना खर्ची पर्ची का नारा युवाओं को भाग्या। प्रधानमंत्री ने बिना खर्ची पर्ची की बार बार याद दिलाई थी कांग्रेस के सरकार की। साथ ही मोदी प्रीमियम की वजह से बीजेपी का वोट बेस बढ़ा। राष्ट्रीय स्तर पर 2014 से पहले बीजेपी का औसत वोट 23% था। राष्ट्रीय स्तर पर 2014 से के बाद बीजेपी का औसत वोट 35%